हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इको विजनर। आज हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज टॉपिक की क्लास 1। तो शॉर्ट में इसे बोलते हैं हम फॉरेक्स। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका फॉरेन, FOREX एक्सचेंज। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है फॉरेक्स होता क्या है। तो इसी नाम से लिख रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज मतलब ऑल करेंसीज एक्सेप्ट डोमेस्टिक करेंसी, मतलब जो हमारे देश की करेंसी है उसको हम फॉरेक्स में नहीं लेते, बाकी सारी करेंसियाँ को फॉरेक्स वर्ड इन जनरल हम बोलेंगे। तो ये तो हुआ फॉरेक्स का मतलब। अब अगला वही 1 मार्कर टाइप हो गया। अगला आता है फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या होता है। तो ये हो गया द रेट एट विच 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स 1 यूनिट ऑफ फॉरेक्स इज एक्सचेंज। 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी के लिए कितने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हमें देने पड़ेंगे। मान लो 1 US डॉलर के लिए हमें 75 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट है डॉलर का, ये है एक्सचेंज रेट। ऐसी पाउंड का अपना है और करेंसियों का अपना है, सबका अपना अपना एक्सचेंज रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोर्सेज ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेक्स, या इसे हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि हमें कब कब फॉरेक्स में लाइक डॉलर पाउंड कुछ भी ले सकते हो। एग्जाम्पल मैंने डॉलर ले लिया, तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये भी लिख सकते हो हमें किन सिचुएशंस में डॉलर चाहिए, किन सिचुएशंस में डॉलर चाहिए या हम उनसे मांगेंगे। देखो डॉलर ऐसी चीज़ है हम खुद तो बना नहीं सकते, तो हमें कहीं से ये मांगना पड़ता है, डिमांड करना पड़ता है। तो कब ऐसी ज़रूरत पड़ती है, रोज़ की लाइफ में तो हमें डॉलर्स वगैरह नहीं चाहिए, तो कब चाहिए। फर्स्ट टू डू इम्पोर्ट्स, बाहर से कोई सामान मंगवाना है तो हमें बदले में फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी। US से कोई हमने माल मंगाया तो हमें उनको डॉलर्स देने पड़ेंगे इंपोर्ट्स के लिए। या जब हम बाहर घूमने जाएं, व्हेन वी गो अब्रॉड फॉर टूरिज़्म, तो डॉलर चाहिए। तो ये मैं वो सिचुएशंस लिख रहा हूँ जहाँ हमें डॉलर चाहिए। सिंपल हिंदी भी अपनी नोट करते रहो। इन सिचुएशंस में हमें डॉलर की डिमांड करनी पड़ेगी, हमें डॉलर चाहिए। या व्हेन वी डू इन्वेस्टमेंट अब्रॉड, मान लो हमें एक ऑफ़िस खोलना है बाहर, तो ऑफ़िस खोलना है तो हमें डॉलर्स चाहिए, फॉरेन करेंसी चाहिए उस देश की जो भी है। वहाँ पे फर्नीचर खरीदेंगे, AC, स्टाफ को सैलरी, तो उन सब के लिए हमें वो डॉलर्स चाहिए। या मान लो वहाँ हम बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, इस टाइप की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये चाहिए। और कोई वहाँ हमारा बच्चा या भाई बहन कोई रिश्तेदार पढ़ाई कर रहा है या और किसी पर्पस से हमें उसको पैसे भेजने हैं, गिफ्ट भेजने हैं, ट्रांसफ़र्स करने हैं बाहर, गिफ्ट्स अब्रॉड, या कोई ट्रांसफ़र करा पैसा हमने वहाँ। या कई लोग डॉलर इसलिए ख़रीदते हैं जिसे हम बोलते हैं स्पेकुलेशन पर्पस, कि वो बढ़ जाएगा तो हम बेच देंगे। मान लो डॉलर आज 75 का ख़रीदा, कल या जब भी 85 हो गया तो उसको बेच दिया, तो 10 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। तो इसको बोलते हैं हम स्पेकुलेशन। आम लैंग्वेज में सट्टेबाजी करना, जैसे शेयर मार्केट में भी कई लोग करते हैं, तो ऐसी डॉलर्स पे भी कई लोग करते हैं कि ख़रीदा बेचा ये सब। व्हेन वी स्पेकुलेट ऑन फॉरेन करेंसी।
तो इन चीज़ों में हमें डॉलर्स चाहिए। मेन ये चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस में है कि डिमांड इन कारणों से हम डॉलर्स की करते हैं। रोज़ तो हम अपनी करेंसी यूज़ करते हैं, पर इन कारणों के लिए हम डॉलर्स खरीदते हैं पहले, क्योंकि हमें ये काम करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका उल्टा कर देते हैं। ये तो था हमें डॉलर्स हम मांगने गए उनसे क्योंकि हमें ये काम करने थे। अगला क्वेश्चन है सप्लाई ऑफ डॉलर या फॉरेक्स, मतलब हमने उनसे मांगा नहीं, वो खुद हमें आके डॉलर्स या फॉरेक्स दे गए। ऐसा कैसे हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, या इसे हम बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, हमारे पास कब डॉलर्स की सप्लाई आ गई? हमारे पास कब डॉलर्स की सप्लाई आ गई? पिछली बार था हम उनसे मांगने गए थे, पर अब वो खुद ही हमें डॉलर्स दे गए। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है रिवर्स करते जाना है पिछले वाले के। मान लो हमने उन्हें माल बेचा, व्हेन वी एक्सपोर्ट गुड्स या सर्विसेज, तो हमने शर्त रख दी माल तो तुम्हें यहाँ से हम दे देंगे, पर बदले में हमें डॉलर्स चाहिए, तो अपने आप डॉलर्स की सप्लाई आ गई। ऐसे ही फॉरेनर्स जब घूमने इंडिया आए, तो जब वो घूमने आए साथ में डॉलर्स ले आए, तो बहुत सप्लाई आ गई। फॉरेनर्स कम टू इंडिया। डॉलर तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, डॉलर पाउंड जो भी फॉरेन करेंसी है वो आ जाती है। फॉरेनर्स कम टू इंडिया, पर सबसे ज़्यादा यूएस डॉलर वर्ल्ड में फेमस है, तो मुझे समझाने के लिए वो इजी है, तो वही वर्ड मैं बोल रहा हूँ, कम टू इंडिया फॉर टूरिज़्म। पढ़ाई वढ़ाई है, किसी पर्पज़ से वो यहाँ आए या उन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट करी। फॉरेनर्स इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, तो डॉलर्स लेके आएंगे, अपनी फॉरेन करेंसी लेके आएंगे बहुत सारी वो। फोर्थ, जब उन्होंने यहाँ पे हमें कोई गिफ्ट वगैरह भेजे, वी रिसीव गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड, डॉलर्स पाउंड कुछ फॉरेन करेंसियाँ आ गई। कोई हमारा भाई बंधु रिश्तेदार वहाँ रहता था, उसने पैसे भेजे हमें गिफ्ट। या जैसे उन्होंने हमारा रुपया खरीदा स्पेकुलेशन पर्पस के लिए कि कल को महंगा हो जाए तो बेच देंगे। जैसे पिछली बार हम खरीद रहे थे उनकी करेंसी, तो कोई देश हमारी करेंसी खरीद रहा होगा। फॉरेनर्स स्पेकुलेट ऑन आवर करेंसी। आम लैंग्वेज में स्पेकुलेशन मैंने बताया, लोग शेयर मार्केट में करते हैं इस टाइप का काम, खरीदो बेचो, खरीद लो महंगा हो जाए बेच दो। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर्स पे, हमारे रुपए पे भी कोई स्पेकुलेट कर रहा होगा, तो कोई इसलिए भी खरीद सकता है। तो पिछले कारणों में डिमांड ऑफ डॉलर्स के थे वो, यानी हमें डॉलर्स की डिमांड करनी पड़ती है, और इन कारणों से डॉलर्स की सप्लाई हमारे देश में आ जाती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है हम खुद ही प्रोडक्शन कर दें, तो सप्लाई इन्हीं कारणों से आएगी हमारे पास डॉलर्स की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो डिमांड और सप्लाई के पॉइंट्स मैंने अभी लिखे हैं, ये खास पॉइंट्स हैं, क्योंकि अभी लास्ट में जब हम हाई ऑर्डर टॉपिक्स करेंगे तो इन 5-5 पॉइंट्स के मैं कई हाई ऑर्डर केसेस बना सकता हूँ। तो ये ध्यान रखना, चाहो तो इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हो, पर इतने सिंपल फॉर्म में नहीं होंगे कि ये सोर्सेज बताओ, ये घुमा के हाई ऑर्डर में आपके काम आएंगे। अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखो डॉलर के पाउंड के रेट कैसे निकलते हैं, इसके कई मेथड्स हैं। तो हमारे सिलेबस में 3 मेथड हैं, हम उसमें से फर्स्ट मेथड करते हैं अभी। फॉरेन एक्सचेंज का रेट निकालने का फर्स्ट मेथड जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड। नाम से ही लग रहा है फिक्स्ड, मतलब रेटों को फिक्स कर दिया जाएगा।
यानी कि इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई का कोई रोल नहीं है, जो कि अगले आने वाले मेथड्स में होगा। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, नो रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। एक कॉमन कोई स्टैंडर्ड ले लिया जाता है, उसके हिसाब से रेट फिक्स हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल से बताते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा कि ये एक्सटर्नल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है। जैसे गोल्ड वगैरह के बेसिस पे हम फिक्स कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो 1 रुपये में आता है 10 ग्राम गोल्ड। मान लो पुराने ज़माने की हम बात कर रहे हैं। 1 पाउंड में 50 ग्राम गोल्ड आता है। $1 में मान लो 20 ग्राम गोल्ड आता है। तो ऐसे हम सब करेंसियों का वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। जैसे अभी हम ले लेते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो रुपये 1 में आता है 10 ग्राम गोल्ड, पाउंड में आता है 50, यानी पाउंड 5 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है, 10 और 50 यानी 5 टाइम्स। तो रेट बन गया 1 पाउंड इज इक्वल टू 5 रुपीज़, क्योंकि ये 5 गुना पावरफुल है। अब सेकंड और थर्ड को देख लेते हैं। ये 50 का है, ये 20 का है, मतलब पाउंड पावरफुल है कितने टाइम्स? तो 5/2, 2.5 टाइम्स पावरफुल है, यानी 1 पाउंड इज इक्वल टू $2.5। अब बचे ये दोनों, पहले और तीसरे, इनको देख लो। इसमें आता है 10 ग्राम गोल्ड, इसमें आता है 20, तो ये पावरफुल है 2 टाइम्स। तो अगला निकल गया $1, 2 रुपीज़। तो ऐसे हम एक्सचेंज रेट निकाल लेते थे फिक्स्ड मेथड के अंदर। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेथड। अब किसी को ये डाउट हो सकता है भाई यहाँ तो कोई देश झूठ बोल दे, 1 रुपये में 10 ग्राम गोल्ड की जगह। नहीं, हम तो हमारे यहाँ तो 1 रुपये में 50 ग्राम गोल्ड आता है, 100 ग्राम गोल्ड आता है। तो ऐसा अलाउड इसलिए नहीं है क्योंकि हर सेंट्रल बैंक को जो रेट बोला है वो मेंटेन भी करना है। मतलब 1 रुपये में अगर 10 ग्राम गोल्ड लिखा है तो उसको इसी एक्सचेंज रेट पे गोल्ड खरीदना भी है अगर कोई लेके आए, और अगर कोई बेचना चाहे तो उसको उतने रुपए सेंट्रल बैंक देगा भी। मान लो 1 रुपया ला रहा है कोई, तो उसको 10 ग्राम गोल्ड दे देगा, या कोई 10 ग्राम गोल्ड ला रहा है तो उसको 1 रुपये दे देगा। तो फेयर होना चाहिए रेट दोनों तरफ से, सेंट्रल बैंक खरीदे भी इसी रेट पे और बेचे भी इसी रेट पे। तो ये रूल था यहाँ पे, और इस हिसाब से एक्सचेंज रेट्स हमारे फिक्स कर दिए गए थे। ये है हमारा फर्स्ट मेथड। आगे चलते हैं, फ्लोटिंग मेथड, या इसे बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल मेथड। तो ये तो नाम से ही लग रहा है फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल, मतलब रेट चेंज होते रहेंगे। तो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल मेथड है। 11th में भी आपको ध्यान होगा, इस टाइप का डायग्राम हमने करे थे, डिमांड डाउनवर्ड, सप्लाई अपवर्ड, और यहाँ पे इंटरसेक्शन, या आम लैंग्वेज में जहाँ दोनों की टक्कर हो वहाँ से प्राइस निकल जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना था, 11th में यहाँ प्राइस प्रोडक्ट्स का होता था, गुड्स का, सर्विस का, किसी चीज़ का। यहाँ फॉरेन करेंसी का होगा। तो मान लो मैं डॉलर ले लेता हूँ, तो प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी लाइक डॉलर इन रुपीज़, हमारी करेंसी मान लो ये निकला 75, और इधर से आ जाएगी क्वांटिटी, यूनिट्स ऑफ फॉरेक्स। पर वो हमें नहीं निकालना, हमें तो प्राइस ऑफ फॉरेक्स ही निकालना है। तो ये एक्सचेंज रेट आ गया। तो बड़ी सिंपल सी लैंग्वेज है, ओरल बोल देता हूँ, 1 मिनट में आप लिख सकते हो। एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स। अब डिमांड कर्व डाउनवर्ड जाता है, इन जनरल हम पहले भी ये बात हमें पता है, पर ये डाउनवर्ड क्यों जाता है, इस चैप्टर में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बनता है डिटेल का, जो अभी मैं इसके बाद कराऊंगा। अभी के लिए आप इसको मान लो सिंपल कि डिमांड कर्व है, डाउन है, और सप्लाई कर्व अपवर्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चन के आने के चांस ज़्यादा है।
तो अभी वो वाला क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा डिटेल वाला कि ये डाउन क्यों, डिटेल में। इन जनरल तो सबको पता ही है डिमांड कर्व डाउन जाता है, ये जितना महंगा होगा उतना ये कम लेंगे, और सप्लाई कर्व पॉजिटिव डायरेक्शन है अपवर्ड, पर डिटेल्ड इसके बाद अलग से आएगा क्वेश्चन। अब लैंग्वेज बड़ी सिंपल है, जो रेट डिटरमाइन हुआ है ये हुआ है थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स, तो ये रेट आ गया। अब मान लो इकोनॉमिक्स में हम हर बार जब भी इक्विलिब्रियम्स निकालते हैं तो जो बेस्ट रेट है वो तो बताना ही बताना है, हमें आगे पीछे वाले रेटों को भी बताना है कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। मान लो हम रेट ले लेते हैं ये P1, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है चेक करते हैं। सप्लाई को यहाँ काट रहा है तो ये सप्लाई आ गई इतनी, डिमांड को कहाँ काट रहा है ये रेट यहाँ पे, तो डिमांड आ गई इतनी, यानी ये तो प्रॉब्लम हो गई एक्सेस डिमांड की। यानी कि अगर हम इक्विलिब्रियम से कोई रेट नीचे लेंगे एट एक्सचेंज रेट बिलो, मान लो ये स्टैंडर्ड रेट है OP, तो हमने इससे नीचे ले लिया लाइक OP1, देयर विल बी एक्सेस डिमांड, सो एक्सचेंज रेट will increase and come back to OP। देखो अगर किसी चीज़ की एक्सेस डिमांड हो रही है, बहुत चाहिए पब्लिक को, पर सप्लाई कम है, तो इकोनॉमिक्स कहती है उसके रेट बढ़ेंगे। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि P बेस्ट है, इससे नीचे आओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे ही अब मुझे प्रूव करना है अगर इससे ऊपर रेट हम लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। एक छोटा सा यहाँ बना के पता चल जाएगा, ये मान लो बेस्ट P है, अब की बार हम इससे ऊपर ले लेते हैं रेट, अलग कलर से ले लेते हैं P2, डिमांड को यहाँ काटेगा, ये डिमांड की क्वांटिटी आ गई यूनिट्स, सप्लाई को आगे जाके काटेगा तो ये सप्लाई के यूनिट्स आ गए। तो अब की बार किसके यूनिट्स ज़्यादा आ रहे हैं, सप्लाई के यूनिट्स ज़्यादा आ रहे हैं, डिमांड के कम आ रहे हैं। यानी अगर हम एक्सचेंज रेट इससे ऊपर लेते हैं जैसे P2, इसी के अंदर लैंग्वेज बता देता हूँ, एट एक्सचेंज रेट अबव OP लाइक OP2, देन हेयर देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस सप्लाई। और अगर किसी चीज़ की एक्सेस सप्लाई होगी, मतलब वो चीज़ हद से ज़्यादा हो चुकी है, तो उसके रेट गिर जाते हैं। मार्केट में भी ऐसे ही होता है, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा हुआ है, या इन जनरल भी पता ही होगा तुम्हें, कोई चीज़ हद से ज़्यादा आ जाए मार्केट में तो रेट गिर जाएंगे, और हद से ज़्यादा डिमांड आ जाए तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। तो ये OP2 प्राइस नहीं टिकेगा, ये गिरेगा, एक्सेस सप्लाई की वजह से रेट गिर के OP पे आ जाएंगे, और एक्सेस डिमांड में रेट बढ़ के OP पे आ जाएंगे। तो कहने की बात ये है OP रेट ही टिकेगा, ना उससे नीचे ना उससे ऊपर, क्योंकि नीचे में प्रॉब्लम हो जाएगी एक्सेस डिमांड की और ऊपर में हो जाएगी एक्सेस सप्लाई की। तो ये हो गया हमारा फ्लोटिंग मेथड। और यहाँ पे एक बात क्लियर करनी है, मैंने ओरल बताई थी, एक तो कि डिमांड सप्लाई से होता है, दूसरी ये बात यहाँ पे लिख सकते हो, नो रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बीच में नहीं आती इसके, मार्केट फोर्सेस हैं डिमांड सप्लाई की, वही सारा रेट डिसाइड कर देती हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और आगे डिटेल में इन कर्व्स की जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू।